Hello everyone, how are you? I hope you are good. वेलकम इन माई चैनल जिसका कि नाम है बायोलॉजी बर्ड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द सेम एनसीईआरटी फॉर द क्लास 12 जिसका कि नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द माइक्रोस्पोर. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ एंड it is gonna be a very good, very interesting topic today. So let's start. So development of the microsporangium. To understand that concept, we have to first of all understand the structure of the flower. As you know well, as you are learning from the class 6th onward, that in a structure of a flower, like this is the pedicel, and this one is the thalamus, this one is the what we call ovary, and here the green color structures, sepals, and here are the colorful petals. Right from here we see the male reproductive structure, that is the stamen. Right, so what we are getting here, if we give the name, this is the structure what we hold in a hand of flower is pedicel, or some call them pedicel. It's up to you. The greeny leaf-like structures are called as the sepals. These colorful structures are called as the petals. This male reproductive organ is called as the stamen, and the female reproductive structure is called as the pistil or the carp. So those names are given, actually these are actually the single unit where these both parts, sepals and petals, are not the sexual part of a flower. These are the accessory part of the flower. These are only the part which are the protecting to the flower, insect attraction they are doing, and the main part, reproductive part, are the pistil and the stamen, who are attracting insect, who are having the male gamete or the female gamete for the reproduction. So let's see, these are the single unit, what we call them when these are united. And as we know well, जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि फ्लावर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स अभी जिनके नाम लिखे गए हैं, दे ऑल आर सिंगल यूनिट. अगर इनकी एक ग्रुप बन जाता है, तो व्हाट द नेम इज गिवन टू देयर ग्रुप. क्योंकि देखो सारे के सारे फ्लोरल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, वो सिंगल नहीं होते, वो दे आर मेकिंग अ होल. ठीक है, एक पूरा सर्किल बना लेते हैं फ्लावर के अंदर. राइट, सो दे व्हेन दे आर यूनाइटिंग, जब वो मिल जाते हैं एक साथ में और जुड़ करके एक प्रॉपर एक हॉल बना लेते हैं, उस हॉल का क्या नाम दिया जाता है. तो हम बात करते हैं सेपल्स के बारे में. सबसे पहले तो जो सेपल्स का हॉल बनता है, सेपल्स का जो होल होता है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स, जिसका कि नाम होता है, अच्छे से लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, कैलिक्स. ग्रुप ऑफ द सेपल्स इज कॉल्ड एज द कैलिक्स. ग्रुप ऑफ द पेटल इज कॉल्ड एज द कोरोला. स्टमन के ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोइशियम, और कार्पल या फिर पिस्टल के ग्रुप को हम बोलते हैं गायनोइशियम. ये बात हमेशा आपको पता होनी चाहिए ताकि आप हमेशा इस चीज़ को याद रख सकें. राइट, गायनोइशियम जो होते हैं, दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द फ्लावर. Androecium is male reproductive structure. H, corolla age, and the calyx, both are the accessory parts of the flower. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें कि हम किसी फ्लावर के अंदर कितने हॉल होते हैं, कितने हम पार्ट्स में, मैक्सिमम पार्ट्स में अगर फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं, तो बेसिकली देयर आर 4 हॉल्स. सेपल्स का कैलिक्स, देन कोरोला, एंड्रोइशियम, गायनोइशियम. कैलिक्स सबसे बाहर, Corolla, this is the number 1, this second number hole,
दिस इज थर्ड नंबर होल, दिस इज फोर्थ नंबर होल। अच्छा ये देखिए, ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया है, इसके इस फ्लावर के अंदर आपने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों के दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर है। इट मीन्स ये जो अभी मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक बाईसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बाईसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। व्हाट इज दिस स्वॉलन स्ट्रक्चर कॉल्ड, ठीक है। ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर थी इसको अपन बोलते हैं थैलेमस। कैसे पता चलेगा? जस्ट इसके ऊपर क्या होंगे, बाकी के पार्ट्स होंगे। तो स्वॉलन एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ द पेडिकल नाउ रन्स इन द थैलेमस, ठीक है। और थैलेमस के ऊपर बाकी के जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो अटैच्ड होते हैं। तो आई थिंक जनरल आइडिया जो होता है वो फ्लावर का आई थिंक सभी को 6th क्लास से क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं इसीलिए सभी को मालूम है, तो ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि देखो हमें पढ़ना है माइक्रोस्पोरेंजियम, तो हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, माइक्रो का वर्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉल, राइट। सो द स्मॉल स्ट्रक्चर्स इज द पार्ट ऑफ द मेल दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द स्टमन। तो हम यहीं पे फोकस करते हैं और स्टमन के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको स्टमन का एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके बता देती हूँ कि स्टमन का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप स्टमन का स्ट्रक्चर देखते हो जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखते हो, वेरी वीक, बट इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्लावर, बाहर की तरफ एक्सपोज करवाता है मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन को। मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन का पार्ट है और इसके ऊपर जो होता है एक एंथर जो होता है वो सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक स्टमन की स्ट्रक्चर बनाई है जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट है दिस इज दी एंथर, और ये जो वाला पार्ट मैंने बताया है ये है एक तरीके का फिलामेंट, ठीक है। तो मैंने ये जो फिलामेंट जो होता है कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, ठीक है, और लॉन्ग, इट होल्ड्स दी एंथर। तो देखिए एंथर का ये वाला मतलब ये जो स्टमन का पार्ट होता है ये फ्लावर के जस्ट नज़दीक वाला सबसे पास वाला एरिया होता है। तो इस एरिया को हम स्टमन के इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। तो स्टमन का ये पूरा स्टमन है, स्टमन का जो लास्ट वाला पोर्शन जो कि डायरेक्टली फ्लावर से अटैच्ड होता है इसको अपन बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और ये वाला जो एंड था दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टल एंड, राइट। तो ये हमने देखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमन, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग वेल। अब इसी वाली स्ट्रक्चर को, इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा आपको एक्सपोज करके दिखा रही हूँ, राइट। मतलब कि हमने इसको मतलब कि थोड़ा मतलब मैंने एनलार्ज इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे हम इसकी एनलार्ज स्ट्रक्चर देते हैं, बेसिकली बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर होती है। लुकिंग लाइक अ बटरफ्लाई नाउ, आई होप। लेकिन ये बटरफ्लाई जैसे दिख रही है बट एक्चुअली बटरफ्लाई नहीं है ये एक बाइलोब्ड मैं आपको एंथर की स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कि बेसिकली ये ऐसा होता है और कुछ इस तरीके से ये बना हुआ होता है, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, यही यहाँ पे फिलामेंट वाला पोर्शन आ जाता है, राइट। तो ये जो एक एंथर होता है, ठीक है, इस एंथर को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? देखिए हम अगर इसको कैरेक्टराइज करना हो आपको, ठीक है, कैरेक्टराइज करना हो एंथर के बारे की एक स्पेशलिटी बतानी हो तो हम क्या क्या स्पेशलिटी बता सकते हैं? तो देखिए एंथर की स्पेशलिटी क्या क्या होती है। एंथर की स्पेशलिटी ये होती है कि देखो ये वाले जो एरिया है ना, ये वाला एरिया
है ना। ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। शी इज अ मदर, राइट, बियरिंग माइक्रोस्पोर्स, राइट। तो हम इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, ये एक हाउस है, राइट। इट इज द हाउस फॉर द माइक्रोस्पोर, सो हमने इसको बोल दिया माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। सो दीज आर माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। इसके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर। अब हम कैरेक्टराइज करना चाह रहे हैं एक एंथर को, तो आपने देखा एक एंथर के अंदर जो है फर्स्ट ये वाला पोर्शन है, एक ये लोब बन रहा है और एक ये वाला लोब बन रहा है। तो हम एंथर को कैरेक्टराइज करने के लिए जो पॉइंट लिखते हैं कि एंथर हमेशा ज़्यादातर प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर बाइलोब्ड होता है। आपको हमेशा बताना है कि ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर, मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर ये कंडीशन होती है कि एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। मोनोलोब्ड भी होता है, सब कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम 90% प्लांट्स जो होते हैं उनमें बाइलोब्ड ही मिलेगा। फिर इसकी बात की जाती है जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, टोटली दीज आर 4, ठीक है। लेकिन आपको हेड, इसकी वजह से हेड जो होते हैं 4 हेड लाइक स्ट्रक्चर बना रही, तो हम बोलते हैं कि एक जो एंथर होता है वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या बता सकते हैं हम इसके बारे में? हम एक तरफ के जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, ये एक तरफ का इंटरनल जो पोर्शन बता रही है, हम इसको एक को थीका बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये आपस में ये वाला एरिया इंटरनली कनेक्टेड होता है। आपको बाहर से ग्रूव्स दिख रहा होगा, भले ही इंटरनली ये वाला एरिया कनेक्टेड होता है। तो हम बोलते हैं कि एक ये 2 माइक्रोस्पोरेंजियम से बन गया ये एक थीका, सेकंड ये बन गया थीका। तो ऐसे करके टोटली एक जो है टेट्राहेड्रल एंथर के अंदर आपको 2 थीका दिखाई दे रहे। तो इसलिए हमने बोला कि जो एक मैच्योर एंथर होते हैं वो डाइथीकस होता है, ओके। ये एक डाइथीकस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? अब इसको मेंशन करते हैं। ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है? ये दोनों लोब के बीच में से एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होती है वो मूव कर रही है, राइट। इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। अब लाइन ऑफ डिहाइसेंस का मतलब क्या है? डिहाइसेंस वर्ड का मतलब होता है फटना। मतलब कि जब एक एंथर मैच्योर हो जाता है, जब इसको अपने माइक्रोस्पोर को रिलीज करना है, मतलब कि पॉलन ग्रेन को रिलीज करना है, ऐसी कंडीशन में ये यहीं से बर्स्ट होता है एंथर। तो ये वो लाइन है जिसको हम लाइन ऑफ डिहाइसेंस बोलते हैं, जहाँ से एक मैच्योर एंथर बर्स्ट करता है, पॉलन ग्रेन्स को इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, राइट। तो इस तरीके से हम एक एंथर के बारे में कुछ बातें जो है कर लेते हैं कि बाइलोब्ड है, टेट्राहेड्रल है, डाइथीकस है, राइट। और इसके अंदर जो है वो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो आप ये भी लिख सकते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। सो दिस इज टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। अब आपसे कोई पूछ ले कि फ्लावर बनता कैसे है, किसी प्लांट के अंदर फ्लावर बना ही क्यों? बना इसलिए क्योंकि एक जो प्लांट होता है, ठीक है, फॉर लाइक दिस इज द स्टेम। आपने ये बात आपको 11th में सिखा दी जाती है, हालांकि मॉर्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट। वहीं पे हम ये चीज़ सीखते हैं कि जैसे मान लीजिए दिस वाज द स्टेम, ये शूट सिस्टम चल रहा है आपका, राइट। दिस इज द शूट सिस्टम, आपका शूट सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे आपकी एपिकल मेरिस्टेम थी, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम चल रही थी यहाँ पे। और हो सकता है कि ये कोई लीफ है, इसकी एक्सिलरी बड हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिलरी मेरिस्टेम, एक्सिलरी बड भी हो सकती है। तो एक्सिलरी बड, अब एक्सिलरी बड जो है आगे जाकर के ब्रांचेस बनाएंगी, तो बेसिकली वहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टेम टिप के ऊपर आपको मिलेंगी। तो बेसिकली होता क्या है, जब फ्लावर बनता है तो जो फ्लावर बनता है वो एक्सिलरी बड से भी बन सकता है और एपिकल मेरिस्टेम से भी बनता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये किसी एपिकल मेरिस्टेम से बन रहा होता है तब क्या होता है?
अगर एक फ्लावर एपिकल मेरिस्टेम से बनेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये होता तो अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, एपिकल मेरिस्टेम होती है। यहीं पे कुछ हार्मोनल चेंज की वजह से यहाँ पे होते हैं कुछ हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, सही से लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे कुछ हार्मोनल चेंज हो जाते हैं और उस हार्मोनल चेंज की वजह से यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेम थी अब वो बन जाती है फ्लोरल प्रीमोर्डिया। दिस इज नीट बेस्ड क्वेश्चन, मे बी आस्क्ड इन एग्जाम those who are preparing for the NEET examination। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक फ्लावर का ओरिजिनेशन होता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हार्मोनल चेंज जब हो जाता है किसी प्लांट स्टेम की टिप के ऊपर, तो वहाँ पे फ्लोरल प्रिमोर्डिया डेवलप होता है। वही फ्लोरल प्रिमोर्डिया आगे जा कर के धीरे धीरे फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको बोला जाए, अगर आपको कोई ये लाइन बोल दे कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड लीफ, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये एक्सिलरी भी फॉर्मेशन कर सकती है। और यहाँ पे जो फ्लोरल पार्ट बनते हैं, मतलब कि आपने जो देखा सेपल्स, पेटल्स, ये क्या थे? ये एक मॉडिफाइड लीफ ही तो थी, क्योंकि ये स्टेम के ऊपर तो बन रहा है। और स्टेम की पहचान क्या होती है? यहाँ पे क्या होती है? नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। फ्लोरल कंडीशन में क्या हो जाता है, जब यहाँ पे फ्लोरल प्रिमोर्डिया बन जाता है, या तो इनके नोड्स जो होते हैं वो लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, वो काफ़ी पास पास आने लगते हैं। ये डिफ्रेंशिएट करता है कि ये फ्लोरल प्रिमोर्डिया। फ्लोरल प्रिमोर्डिया में और नॉर्मल स्टेम में आपको यही डिफरेंस देखने को मिलेगा। नॉर्मल स्टेम के अंदर क्या होगा कि जो नोड्स होते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे हो सकते हैं, लेकिन जब फ्लोरल प्रिमोर्डिया बनता है, इसका मतलब ये होता है कि नोड्स काफ़ी पास पास आ जाते हैं, क्योंकि हर एक नोड से एक लीफ का फॉर्मेशन होगा, तभी तो वो सेपल्स और पेटल्स सभी जा करके तो बनेंगी, ठीक है, एक हूल बनेगा। तो ये इस तरीके से एक जो फ्लावर होता है हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइड लीफ होता है। ये अगर आप देख रहे हो ना कि ये स्टमिन भी एक मॉडिफाइड लीफ ही है, लेकिन ये एक मॉडिफाइड लीफ इसलिए है क्योंकि मॉडिफाई क्यों हो गई है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये सेक्शुअल पार्ट बना रही है किसी फ्लावर का, और इसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होने वाले हैं, तो ये एक स्पोरोफिल बन चुकी है। अगर हम ये बोल दें एक स्टमिन को आप चाहो तो बोल सकते हो माइक्रो स्पोरोफिल, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होने वाला। अगर आप एक स्टमिन को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हो तो भी वो बात बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, और बेसिकली एक लीफ का मॉडिफिकेशन ही हुआ है। तो ये स्पोरोफिल मतलब फिल जो वर्ड आ रहा है वो लीफ के लिए आ रहा है, स्पोरो वर्ड जो आ रहा है, स्पोरो वर्ड मतलब स्पोर्स के लिए, और वो स्पोर्स का टाइप है माइक्रोस्पोर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक लीफ जो कि स्टमिन में कन्वर्ट हो गई है और जो कि माइक्रोस्पोर बनाएगी, इसलिए उस लीफ को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली कहलाती है स्टमिन। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर अबाउट दैट पॉइंट। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब मैं आपको ना यही वाली स्ट्रक्चर याद देती हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को मैं थोड़ा सा यही माइक्रोस्कोपिक एनलार्जमेंट करके दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाने वाली हूँ मैं आपको कि अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो बेसिकली हमें ये माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो उसी स्ट्रक्चर को मैं कंटिन्यू करती हूँ, और मैं आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं बनाऊंगी, मैं एक छोटा सा जो यहाँ पे पार्ट जो था उसी को एनलार्ज करके दिखा रही हूँ कि देखिए ये वाला आपने कैसा था, ये ऑलमोस्ट ऐसा सा स्ट्रक्चर हमने देखा था, राइट। ऐसे वो सेकंड के लिए रन कर रहा था यहाँ से, राइट। तो मैं इस इतने पार्ट के स्ट्रक्चर बना देती हूँ। तो सबसे पहले आपको बाहर की तरफ एक लेयर दिखाई देगी। तो सबसे पहले मैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो आपको क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले तो मैं आपको नाम बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। कि जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, इसके अंदर आपको 4 लेयर्स देखने को मिलेंगी। आपको इसके अंदर 4 लेयर्स देखने को मिलेगी, और पहली जो लेयर होगी उसका नाम होगा एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। दूसरी लेयर का नाम होगा
एंडोथीसियम। थर्ड का जो नाम होगा वो होगा मिडल लेयर, और फोर्थ का नाम होगा टैपेटम। ठीक, टैपेटम के अंदर आपको एक टिश्यू मिलेगा, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, जिसका कि नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। आपको एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू मिलेगा जिसका कि नाम हम देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू का मीनिंग क्या हो गया? स्पोर बनाने वाला टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक सिंगल लेयर बनाएंगे, तो मैं इसके आगे लिख देती हूँ एपिडर्मिस कितने लेयर की बनी हुई होती है। एपिडर्मिस जो होती है वो एक सिंगल लेयर होती है। दिस इज द सिंगल लेयर, है ना। तो नंबर ऑफ लेयर जो है एपिडर्मिस का होता है 1। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एपिडर्मिस का काम क्या है, एपिडर्मिस का काम क्या है, तो एपिडर्मिस का काम होता है कि ये जो होती है प्रोटेक्टिंग लेयर है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना इसके बारे में, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिंग लेयर, राइट। तो मैंने ये सबसे बाहर बना दी है एपिडर्मिस, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि एपिडर्मिस के बाद में जो दूसरी एंडोथीसियम होती है बेटा, ये भी एक सिंगल लेयर ही होती है, ठीक है। तो इस सिंगल लेयर का हम डायग्राम बनाते हैं। ये इस तरीके से, इस तरीके से ये सेल्स होती हैं। इनके बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात पता होनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि जो सबसे प्रॉब्लम यहीं पे लिख के चली जाऊंगी यहाँ पे, कि जो एपिडर्मिस आपने देखी, एपिडर्मिस जो आपने देखी वो एक प्रोटेक्टिव लेयर ही होती है, बस प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। दिस इज द नीट लेवल क्वेश्चन, राइट। 1 बाय 1 हर एक लेयर का काम क्या होता है उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। एनसीईआरटी भी एज वेल एज नीट लेवल पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन हो सकती हैं। तो एपिडर्मिस का काम होता है सिर्फ प्रोटेक्शन करना, सिंगल लेयर होती है सिर्फ प्रोटेक्शन करती है। दूसरी जो अभी हमने बताई है एंडोथीसियम, जो अभी हमने रेड कलर का ये जो डायग्राम बनाया एंडोथीसियम, तो मैं इसको रेड कलर से ही थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ कि एंडोथीसियम का काम क्या होता है। एंडोथीसियम के अंदर यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक स्पेशल डिपोजिशन मिलता है, स्पेशल डिपोजिशन मिलता है। वो स्पेशल डिपोजिशन जो होता है वो होता है अल्फा सेलुलोज फाइब्रिल्स का। अल्फा सेलुलोज फाइब्रिल्स का आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? एंडोथीसियम के अंदर। और कहाँ? टेंजेंट लाइन और रेडियल लाइन पे। अब रेडियल और टेंजेंट लाइन कौन सी होती है? ये रेडियल लाइन है ना, सेल के आपस के बीच में ये रेडियल लाइन है और ये टेंजेंट लाइन है, ऐसे, है ना, ये टेंजेंट लाइन और रेडियल लाइन ऐसे करके, राइट। तो यहाँ पे आपको किसका डिपोजिशन देखने को मिलेगा? अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन हो, अल्फा सेलुलोज फाइब्रिल्स का डिपोजिशन होगा। काम क्या होता है इसकी वजह से एंडोथीसियम का नेचर हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है। एंडोथीसियम का जो नेचर बन गया है वो अभी कैसा बन गया? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक नेचर से क्या होगा? हाइग्रोस्कोपिक नेचर से ये होगा, जैसे ही कंडीशंस ड्राई होंगी, जैसे ही ड्राई कंडीशन आएगी, ये एंडोथीसियम जो होगा, ये जो एंडोथीसियम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ड्राई कंडीशन में
एंडोथीसियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बर्स्टिंग में हेल्प करेगा या फिर डीहाइसेंस में हेल्प करेगा, सेंस में हेल्प करेगा, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोथीसियम जो होता है वो बेसिकली डीहाइसेंस में हेल्प करने वाला मेजर टिश्यू होता है, ठीक है। और अगर आपको इक्वली अलग अलग पूछा जाए ना, आपको फंक्शन सबको आपको पता होना चाहिए, नीट लेवल क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो आपको डीहाइसेंस जो मिलेगा वो एंडोथीसियम से मिलेगा, और प्रोटेक्शन जो मिलेगा एपिडर्मिस से मिलेगा। अब हम थर्ड लेयर की जो बात करते हैं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे थर्ड लेयर ड्रॉ कर देती हूँ, जिसका कि नाम होता है मिडल लेयर। आपने देखा, अच्छा मिडल लेयर जो होता है, मिडल लेयर जो होता है ये क्या कम से कम भी 1 2 3 लेयर्स का बना हुआ हो सकता है। 1 2 3 लेयर्स का मतलब हो गया सिंगल लेयर भी हो सकती है या एक से ज़्यादा लेयर भी हो सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली ये शो कर देती हूँ ऐसे। तो मैं यहाँ पे इजी करने के लिए हर एक चीज़ को और जल्दी से ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने सिर्फ 2 ही लेयर बना रही हूँ, ठीक है ना। अंडरस्टैंड करने के लिए आई थिंक ये काफ़ी होगा। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है, ये हो गई मिडल लेयर। तो मैंने 2 बना दी है यहाँ पे, 1 2 3 होती है लेयर। अब हम देखते हैं कि इसका काम क्या होता है, मिडल लेयर का काम क्या होता है। तो बेटा मिडल लेयर जो होती है, मिडल लेयर जो होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो थर्ड लेयर जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक मिडल लेयर जो है, इसका काम होता है न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखना, ठीक है। स्टोर, न्यूट्रिशन देना नहीं कह रही हूँ मैं, आई एम जस्ट सेइंग इसका काम होता है न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखना, इसका काम होता है। इसीलिए तो ये 1 से 3 लेयर तक की हो सकती है, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर तीनों की तीनों मिलकर के डीहाइसेंस में ही काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर ही एक्चुअली। लेकिन जो मिडल लेयर है ये न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखती है, और कब तक, जब तक कि अंदर माइक्रोस्पोर बन नहीं जाते, सिर्फ तब तक। बाद में ये बहुत ही जल्दी जो है वो डीजनरेट होने लग जाती है, ठीक है। तो इसका बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया जाता, ये बहुत जल्दी डीजनरेट हो जाती है, अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है गिव अप कर देती है, दे देती है इंटरनल सेल को। अब इंटरनल सेल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर की। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ सर्कुलर लेवल में। तो अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सेल का लेवल यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। और उस सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर का नाम है टैपेटम, ठीक है। अब टैपेटम इम्पॉर्टेंट क्यों है? टैपेटम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो टैपेटम होती है उसमें बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्यों, क्या ज़रूरत है इस सेल की? क्योंकि ये वो सेल है जो डेवलप होने वाले माइक्रोस्पोर को, जो कि अंदर की तरफ अब डेवलप होंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो टैपेटम होती हैं वो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, राइट। ये सिंगल लेयर की ही बनी हुई होती है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, एनसीईआरटी में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है, लेकिन फॉर द नीट लेवल इट मे बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, कि यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस नहीं होता है, टैपेटम के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में क्यों और कैसे आती है? तो होता क्या है, जो टैपेटम की सेल होती है उसमें एंडोमाइटोसिस होता है। एंडोमाइटोसिस, देखिए माइटोसिस होता है, माइटोसिस में भी कौन सा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है। एंडोमाइटोसिस के अंदर भी मतलब कि कैरियोकाइनेसिस, एंडो वर्ड से ही समझ में आ जाएगा, मतलब इंटरनली माइटोसिस हो रहा है, मतलब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन ओनली। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो एक सेल के अंदर मल्टीपल
मल्टीपल न्यूक्लियस हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हो कि एक जो टैपेटम होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होती है वो सेल होती है। और मल्टी न्यूक्लियस में बेसिकली अगर देखा जाए तो 2-3 मैक्सिमम जो होते हैं इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। मल्टी में भी सिर्फ इतना ही कि 2 या 3 न्यूक्लियस होते हैं। वो क्यों होते हैं, वो भी जो है एंडोमाइटोसिस की वजह से बनते हैं। इसीलिए इसका साइटोप्लाज्म भी काफ़ी ज़्यादा डेंस हो जाता है। ऐसा होते होते इसका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, क्योंकि इसको क्या करना है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना है। ये न्यूट्रिशन इसके पास आता कहाँ से है, ये जो मिडल लेयर जो फूड एब्जॉर्ब कर रखा था ना, वही जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रखा था वो टैपेटम को ये क्या कर देती है, बाद में स्टोर किया गया फूड दे देती है, ताकि अंदर की तरफ जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं उनको क्या प्रोवाइड हो सके, नरिशमेंट प्रोवाइड किया जा सके। अब हम क्या बताते हैं कि सबसे शुरुआत में जब ये इमेच्योर की बात करते हैं, जब एक इमेच्योर एंथर है, जब ये इमेच्योर एंथर होता है तो यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, राइट। यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं ऐसे, ओके। इस अनडिफरेंशिएटेड सेल को अभी भी हमने नाम दिया है स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यू जब डिफरेंशिएट होने लगता है, जब ये डिफरेंशिएट हो जाता है तो हर एक सेल बदल जाती है माइक्रो स्पोर। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ। जब इसमें डिफरेंशिएशन हो जाता है तो ये बन जाता है, हर एक सेल बनती है माइक्रो स्पोर मदर सेल। ये है एक स्ट्रक्चर जो कि अभी तक किसकी प्लॉइडी में है, डिप्लॉइड। मतलब कि हम चल रहे हैं फ्लावर, डिप्लॉइड है। फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर्स लाइक द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, पिस्टल, सब हर एक चीज़ डिप्लॉइड है, चाहे फिलामेंट हो, एंथर हो, एवरीथिंग इज डिप्लॉइड। एंथर में चलते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपेटम, एवरीथिंग इज डिप्लॉइड। स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोर मदर सेल इज ऑल्सो डिप्लॉइड। अभी तक स्पोर बने नहीं है, हैप्लॉइड गैमेट नहीं बना है, गैमेट बनेगा। कैसे बनेगा वो हम देखते हैं आगे। आप माइक्रोस्पोर मदर सेल को एक नाम और दे सकते हो। माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है पॉलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो दूसरा नाम होता है, सेकंड नेम हो जो होता है पॉलन मदर सेल होता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पॉलन ग्रेन से, ठीक है। तो ये एक मैच्योर एंथर के अंदर इंटरनली स्ट्रक्चर हमने देख ली। अब हम एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनता कैसे है उसकी जर्नी के अंदर एंटर करेंगे और एक माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले कोई माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है वो पोलन ग्रेन के में अंदर कन्वर्ट कैसे होगी, या ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल भी है ना, पोलन मदर सेल, जो कि अब करेगी हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगी। उसके लिए उसको करना पड़ेगा मियोसिस। और आपको अच्छे से पता है जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और माइटोसिस से नंबर ऑफ सेल डबल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप करने वाले हो मियोसिस, और मियोसिस जो होता है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप चल रही है, तो फर्स्ट मियोसिस होता है। फर्स्ट मियोसिस का जो एंड रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो होता है 2 माइक्रोस्पोर। लेकिन अभी तक ये जनरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे ये अभी तक रन करेगा क्योंकि सेकंड मियोसिस बाकी है। मियोसिस सेकंड होगा और मियोसिस सेकंड होने के बाद में बन जाएगा माइक्रोस्पोर। और टोटल कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपने देखा एक माइक्रोस्पोर की मदर सेल से
4 माइक्रोस्पोर होते हैं। तो आपने देखा कि कितने सारे स्पोरोजेनस टिश्यू थे और हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। तो सोचो अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे तो पूरा का पूरा जो पोलन सैक होगा या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम होगा उसमें कितने सारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, क्योंकि जितने सारे स्पोरोजेनस सेल्स होंगी जो कि टिश्यू बना रही है स्पोरोजेनस टिश्यू, उतने ही वो मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो सारी की सारी मदर सेल हर एक सेल 4 माइक्रोस्पोर बना रही है। तो यहाँ पे थाउजेंड्स लैक्स ऑफ माइक्रोस्पोर एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन जाते हैं। और ये बनने वाला जो माइक्रोस्पोर जो आप देख रहे हो वो अभी हैप्लोइड है, क्योंकि यहाँ पे मेयोसिस डिवीजन हुआ है। माइक्रोस्पोर की अगर आप स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे तो माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर ऐसे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोस्कोप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि इट इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के ऊपर आपको एक स्पेशल डिपोजिशन देखने को मिलेगा। तो मैं ये कंटिन्यू एक लाइनिंग बना देती हूँ पहले, तो आप देखिए। और एक इंटरनल मेम्ब्रेन और होती है। तो एक माइक्रोस्पोर के ऊपर आपको 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। एक माइक्रोस्पोर पे आपको 2 मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेगी, राइट। एक माइक्रोस्पोर पे आपको 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। और माइक्रोस्पोर की सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर स्पेशल डिज़ाइनिंग होती है। आप बताएंगे कि वो स्पेशल डिज़ाइनिंग किस चीज़ की होती है। I hope you are getting well. तो एक माइक्रोस्पोर के ऊपर आपको 2 कवरिंग्स देखने को मिलेगी, 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। कलेक्टिवली हम इसको बोलते हैं स्पोरोडर्म। दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं स्पोरोडर्म। तो स्पोरोडर्म जो होती है बेसिकली इसकी जो 2 कवरिंग होती है, जिसमें से एक जो बाहर की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ होती है। तो आउटर एंड इनर। जो आउटर कवरिंग होती है उसका नाम होता है एक्साइन और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसका नाम होता है इंटाइन। एक्साइन के ऊपर आपको स्पोरोपोलेनिन जो कि एक ऑर्गेनिक केमिकल है, इसका डिपोजिशन दिखने को मिलेगा। ये ऑर्गेनिक केमिकल जो होता है वो वाटर, टेम्परेचर and what we say acid, strong acid, even strong acid या फिर strong base, हर किसी के लिए जो होता है रेजिस्टेंस शो करता है। इट इज रेसिस्टेंट फॉर ऑल दिस। इस पर किसी का भी असर नहीं होता। इसके ऊपर आप चाहो तो वाटर, केमिकल, इसमें वाटर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पहली बात तो ये कि ये वाटर रेसिस्टेंट केमिकल है, पूरी तरीके से वाटर रेसिस्टेंट है। इसके होते हुए वाटर कभी भी पॉलन ग्रेन के अंदर या मतलब कि माइक्रोस्पोर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम तो पॉलन ग्रेन ही है, राइट। तो माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम है पॉलन ग्रेन, इसी को हम पॉलन ग्रेन बोल रहे होते हैं। तो पॉलन ग्रेन के जो सबसे बाहर आपने देखा कि सबसे बाहर क्या है, स्पोरोपोलेनिन, मतलब कहाँ पे, एक्साइन के ऊपर। तो दोनों मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला,
स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म के सबसे बाहर वाली लेयर को एक्साइन बोल रहे हो, इंटर वाली को इंटाइन बोल रहे हो। एक्साइन के ऊपर आपको एक केमिकल डिपोजिशन मिल रहा है जिसको आप बोल रहे हो स्पोरोपोलिन। और जो स्पोरोपोलिन होता है वो वाटर के लिए भी, टेम्परेचर के लिए भी, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे कितना भी बेस स्ट्रॉन्ग हो, उसके किसी भी चीज़ का असर नहीं होता उसके ऊपर, और वो उन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। तो हम ये बोलते हैं कि इसी रेसिस्टेंस पावर की वजह से एक जो पॉलन ग्रेन है वो फॉसिल बन सकता है। तो उसका फॉसिल नेचर कहाँ से आया, वो क्यों फॉसिल बन सकता है? क्योंकि एक उसमें रेसिस्टेंट केमिकल होता है जो कि उसको हार्ड कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है, जिसका नाम था स्पोरोपोलिन केमिकल। ठीक है, तो ये इसको फॉसिल है, जो फॉसिल प्रिजर्व करता है। और पोलन ग्रेन के प्रिजर्वेशन को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन ये नीट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है नीट वाले एग्जाम के अंदर कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब हो गया कि पोलन ग्रेन को स्पोरोपोलिन की वजह से एज अ फॉसिल जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं, एज अ फॉसिल वो रिटेन कर सकता है, अपनी लाइफ को परसिस्ट कर सकता है वो, इसीलिए इस प्रिजर्वेशन को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इंटाइन की। ये जो इंटाइन होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर के बनी हुई होती है थोड़ी सी, इसीलिए इसका नेचर जो होता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और स्पोरोपोलिन की वजह से जो आउटर स्ट्रक्चर जो एक्साइन होती है उसका नेचर क्या हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये थोड़ी सी हार्ड लेयर होती है, स्पोरोपोलिन की वजह से ये थोड़ी सी हार्ड लेयर बन जाती है। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो स्पोरोपोलिन है वो कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में आपको एक्साइन के ऊपर कुछ गैप दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए, इसका फॉर्मेशन है ईश्वर ने ना बहुत सोच समझ के किया है कि अगर पूरी तरीके से स्पोरोपोलिन का अगर डिपोजिशन हो जाता तो इंटरनल स्ट्रक्चर बाहर कहाँ से आती, किस तरीके से वो बाहर आकर के जो है फर्टिलाइजेशन में सपोर्ट करती। इसीलिए स्पोरोपोलिन का जो है डिपोजिशन कंटिन्यू नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है। और डिसकंटिन्यूस फॉर्मेशन के अंदर आपने देखा कि एक स्पेशल यहाँ पे गैप रह जाता है। इस गैप का क्या नाम होता है, एक्साइन के ऊपर आपको मिलेगा जर्म पोर। इसी वाले जो रिमेनिंग पोर्शन होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं होता है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, हम इसको बोलते हैं जर्म पोर। ये वही वाला एरिया जहाँ से इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगी, यहाँ का जो मटेरियल होगा वो बाहर एक्सपोज हो सके, बाहर निकल सके। इस एरिया के थ्रू जो है इंटरनल जो न्यूक्लियस वगैरह जो भी चीज़ें जो मेल गैमेट एक्चुअली बनने वाले हैं वो यहीं से बाहर निकल सकते हैं। इंटाइन थोड़ी सी सॉफ्ट बताई थी, क्यों बताई थी, क्योंकि यहाँ पे सेलुलोज की वजह से और पैक्टिन का जो फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से इसका जो होता है नेचर सॉफ्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर इंटरनली आपको क्या देखने को मिलेगा। पहले मैं इसका नाम लिख देती हूँ वेरियस लेयर का। आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये है स्पोरोपोलिन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एक स्पोरोडर्म थी जिससे बाहर वाली लेयर बन गई एक्साइन और इंटरनल लेयर बन गई इंटाइन। तो ये हो गई, इससे बन गई एक्साइन और इनसे बन गई इंटाइन। ठीक है, ये एक्साइन हो गई, ये इंटाइन हो गई और इसके ऊपर स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन हो गया, एक्साइन के ऊपर जर्म पोर बन गया जो कि गैप है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर एक सेल की पोलन ग्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको यहाँ पे ना एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और बाकी इसका यहाँ पे बहुत ही बड़ी सी यहाँ पे वैक्यूल होगी, है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये आप जो देख रहे हो इसको हम बोल देंगे कि ये इसका न्यूक्लियस है। और ये जो आप देख रहे हो ये इसकी वैक्यूल है। तो वैक्यूल क्या करती है, फूड स्टोर कर रही है और बाकी का जो फूड होता है इसके बाकी स्पेस के अंदर हो जाता है। और ये बाकी का जो स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं
साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर पॉलन ग्रेन का फूड होता है सारा का सारा। और ये जो फूड होता है ये नरिश मतलब क्योंकि ये जब टैपेटम ने नरिश किया तो सारा का सारा जो माइक्रोस्पोर ने जो था फूड ले लिया, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल ने फूड ले लिया और माइक्रोस्पोर के अंदर भर दिया। और कहाँ भर दिया? उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। इसीलिए पोलन ग्रेन की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी होती है। पोलन ग्रेन को एज ए सिरप और एज ए टैबलेट जो होता है एज ए नरिशमेंट सप्लीमेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जो मैं आगे आपको लिखवा दूंगी, बता दूंगी। अब ये एक आपने मेच्योर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को आपने देख लिया कि एक माइक्रोस्पोर मैच्योर होने के बाद में ऐसा लग रहा होता है। अब क्या होता है इस न्यूक्लियस में जो है वो एक डिवीजन स्टार्ट होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि आप जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें माइटोसिस होगा, राइट। माइटोसिस का मतलब मैंने क्या बताया था कि इस यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है तो होता है, साथ साथ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। तो प्लॉइडी जो होती है वो सेम की सेम रहती है। तो प्लॉइडी में क्या चेंज होने वाला है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि प्लॉइडी तो वही हैप्लॉइड चल रहे हैं अभी तक माइक्रोस्पोर्स। तो न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होगा। और जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो यहाँ पे अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलता है। अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन देखो इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे बता के दिखाती हूँ आपको। अनन्यूक्लियर डिवीजन होगा तो एक सेल तो आपको दिखेगी बड़ी साइज़ की और एक सेल दिखेगी आपको छोटी साइज़ की। ऐसे बना देती हूँ, एक बड़ी साइज़ का न्यूक्लियस बनता है, एक छोटे साइज़ का न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे ये इस बात को हम लिख भी देते हैं, ठीक। ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अनइक्वल डिवीजन के अंदर एक जो न्यूक्लियस बनता है वो लार्ज न्यूक्लियस बन जाता है, दूसरा स्मॉल न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? अनइक्वल स्पिंडल फॉर्मेशन की वजह से। स्पिंडल फॉर्मेशन ही अनइक्वल होता है जिसकी वजह से अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। अब जब अनइक्वल डिवीजन होता है तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगते हैं। ये बड़ा न्यूक्लियस एक डायरेक्शन में मूव करता है, दूसरा जो स्मॉल आप न्यूक्लियस देख रहे हो वो अनदर डायरेक्शन में। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनमें साइटोप्लाज्म का भी डिवाइडेशन हो जाता है। तो मान लीजिए ये मूव करके भी यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ आ चुका है, ठीक है। बड़ा वाला न्यूक्लियस यहाँ पे पहुँच चुका है। बड़े वाले न्यूक्लियस का, लार्ज न्यूक्लियस का नाम होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसका नाम होता है। और जो स्मॉल वाला बना है, जो माइग्रेट करके अनदर पोल पे चला जा रहा है, ये इधर चला जा रहा है, ठीक है, ठीक है, इसका नाम होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस इसका नाम होता है। अब क्या होता है यहाँ पे, इसकी वजह से अनइक्वल साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। अगर अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है। बस डिफरेंस इतना ही है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिवाइड नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये सब लाइनें जो है थोड़ा सा हटा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन आप देख रहे हो कि ये लार्ज न्यूक्लियस था, स्मॉल न्यूक्लियस था, जिसको हम जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होते हैं। इनमें साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। यहाँ पे कोई भी सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के बीच में नहीं बनती है। तो यहाँ पे स्मॉल साइटोप्लाज्म आता था, मतलब बहुत ही कम साइटोप्लाज्म उसके हिस्से में आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म जो है वो एरिया कवर कर लेता है। तो ये अलग अलग मेम्ब्रेन तो नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाले एरिया को हम बोलते हैं कि यहाँ पे वेजिटेटिव सेल बन गई है। इस एरिया को ही हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल बन गई है विद लार्ज साइटोप्लाज्म।
या फिर आप लिखेंगे प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्म। यहाँ पे बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। स्मॉल जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो, जनरेटिव न्यूक्लियस, यहाँ पे बनने वाली जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। और ये जो जनरेटिव सेल होती है इसके पास बहुत ही वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इसके पास में रह जाता है। और इस तरीके से एक जो पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये मैच्योर जब ये शेड हो रही होती है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टू सेल। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। एक्चुअली ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है टू सेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन। तो ये जो टू सेल्ड स्ट्रक्चर होती है वो आपको मिलेंगे कि जब 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन का जो शेड होता है, शेडिंग होती है उनकी, पॉलिनेशन जब होता है वो टू सेल्ड स्ट्रक्चर में ही होता है उनका पॉलिनेशन। और बाकी की जो 40% आप देख रहे हो, बाकी के जो 40% होते हैं उनके अंदर 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है। और हम अब समझेंगे कि ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर क्या होती है और कैसे बनती है। यहीं पे मैं बता दूंगी कि 3 सेल्ड स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो आपने जो यहाँ पे देख रहे थे अभी तक, आपको क्या दिख रहा था कि यहाँ पे ये जनरेटिव न्यूक्लियस था छोटा सा, और ये ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट कर रहा हो। जनरेटिव न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा हो, ऐसा फील होता है। बट ऐसे बेसिकली नहीं है, आप जानते हो ये साइटोप्लाज्मिक डिफरेंसेस हैं, बट ऐसा फील होता है कि ये इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, फिर से माइटोसिस होता है। तो इसमें जब फिर से माइटोसिस होगा तो हम ये बात यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम ये बात यहाँ पे लिख देंगे कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसमें फिर से माइटोसिस होगा। एक माइटोसिस हो चुका, दोबारा एक बार और माइटोसिस होगा। अब जब दोबारा माइटोसिस होगा तो इससे 2 न्यूक्लियस बनेंगे जिसको हम दोनों को बोलते हैं मेल गैमीट, है ना। तो आप पहले ये लिख दो, 2 न्यूक्लियस अब बन जाएंगे और उन दोनों ही न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम, मेल गैमीट बोलते हैं। तो टोटली बेटा यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो 1, 2 और 3 टोटल हो गए। एक पोलन ग्रेन में 3 न्यूक्लियस। तो हम इसको 3 सेल्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर इसका साइटोप्लाज्म ऐसे कर देते कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गया, ये वाला जनरेटिव का साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो गया दोनों के बीच में, तो 1, 2, 3 सेल्स बन गई ना। तो टोटली हमने बोल दिया कि 40% जो रिमेनिंग एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर के अंदर शेड करते हैं, पॉलिनेट करते हैं। पॉलिनेशन मतलब कब, जब एंथर डिहाइसेंस कर लेता है। तो डिहाइसेंस के बाद में, एंथर के डिहाइसेंस के बाद में जब पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं तो वो उनका जो रिलीज होता है 60% में 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में होता है, 40% में 3 सेल्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है, राइट। तो ये एक माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर होती है, जो कि यही माइक्रोस्पोर जब स्टिग्मा के अंदर पॉलिनेट होकर के पहुंच जाएगा, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगा, उस वक्त में यहाँ से ये इंटाइन क्या करेगी, आउटग्रोथ लेती है ना। कहाँ से, कौन सी जगह से आउटग्रोथ लेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो जर्मपोर वाला एरिया उसी के जस्ट सामने से इंटाइन आउटग्रोथ लेती है, ठीक है। इस आउटग्रोथ में आगे आगे कौन चल रहा है, जो मैंने पहले वीडियो में के अंदर आपको बता दिया है कि आगे आगे कौन चलता है। सबसे पहले चलता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और पीछे पीछे इसको फॉलो करते करते चलते हैं दोनों की दोनों मेल गैमेट, और फर्टिलाइजेशन के लिए पहुँच जाते हैं फीमेल की एग सेल के पास में, ठीक है, स्टिग्मा के पास में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स की, कुछ टर्मिनोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। एक टर्मिनोलॉजी में चलेगा पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी क्या चीज़ है?
तो काफ़ी सारे जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो अपने स्पोरोपोलिन की वजह से जो होते हैं वो काफ़ी एलर्जिक हो जाते हैं। देखिए स्पोरोपोलिन जो होता है स्पेशल डिज़ाइनिंग होती है एग्जाइन के ऊपर, और वो स्पेशल डिज़ाइनिंग जो होती है हर एक स्पीशीज़ वाइज अलग अलग होती है। मतलब जैसे कि आपने पॉलन ग्रेन के ऊपर अभी जैसे मैंने ये डिज़ाइन बनाया, राइट, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्पीशीज़ के ऊपर हमेशा यही वाला डिज़ाइन मिलेगा। अगर कोई दूसरी स्पीशीज़ है किसी पोलन ग्रेन की, किसी दूसरे प्लांट की स्पीशीज़ है, तो उसके पोलन ग्रेन पे हो सकता है ऐसा स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन हो, है ना, या फिर हो सकता है ऐसे स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन होता है। मतलब ये स्पीशीज़ वाइज होता है, ये स्पेशलाइजेशन होता है किसी स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज करने का, ठीक है। तो ये स्पीशीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है क्या, स्पोरोपोलिन का जो डिपोजिशन, उसका जो पैटर्न होता है, वो जो डिपोजिशन का जो पैटर्न होता है वो स्पीशीज़ वाइज अलग अलग होता है, राइट। तो इस स्पोरोपोलिन की वजह से काफ़ी सारे जो पोलन ग्रेन होते हैं, मतलब सभी नहीं, काफ़ी सारे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एलर्जिक होते हैं। जैसे ग्रासेस के, जैसे कुछ लोगों को ऐसा होता है सीजनली, जैसे गेहूं की कटाई हो रही है, ठीक है, तो उससे उनको मतलब अस्थमैटिक, उस सीज़न में जब मार्च का सीज़न आता है तो उस सीज़न के अंदर काफ़ी लोगों को जो है अस्थमैटिक इशू होने लगता है, आंखों में ईचिंग वगैरह शुरू हो जाता है। तो क्योंकि उसी वक्त ना उसकी वेट वगैरह की कटिंग भी होती है, एट द सेम टाइम जो ग्रास के पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट में रिलीज होता है उसी ड्यूरेशन पे, ठीक है। तो हो सकता है वो ग्रास का एक एलर्जी हो रहा हो, या फिर वीट पॉलन ग्रेन्स का एलर्जी हो रहा हो। एक्चुअली वीट का, बेसिकली वीट का नहीं होता है वो, एक्चुअली क्या होता है, एक ग्रास है जिसका नाम होता है पार्थेनियम। पार्थेनियम को दूसरे वर्ड में बोलते हैं कैरेट ग्रास, राइट। तो ये जो ग्रास होती है, इसके जो पॉलन ग्रेन्स है, एक्चुअली ये ग्रास जो होता है वो इम्पोर्टेड ग्रास है। दिस इज द इम्पोर्टेड ग्रास। कैसे आई, जब हमने वीट को एक्सपोर्ट करवाया था, सॉरी इंपोर्ट करवाया किसी दूसरी कंट्री से, तो वो विद वीट ये हमारी कंट्री के अंदर एंटर करते हैं। तो ये हमारी कंट्री का ग्रास नहीं है, ये किसी अदर कंट्री का ग्रास है। लेकिन जब वीट को इंपोर्ट करवाया जा रहा था, उसके साथ में ये ग्रास भी हमारे इंडिया के अंदर पहुंच जाती है, और ये माइटोटिक डिवीजन करके इतना सारा अपना, मतलब अपने को इतना फैला लेती है, इतना ज़्यादा डेवलप कर जाती है कि अब इसके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एलर्जिक है काफ़ी ज़्यादा, तो वो जो है वीट के साथ में ग्रो भी हो जाते हैं कभी कभी, और वो एनवायरनमेंट में पॉलिनेशन जब इनका होता है, पॉलन ग्रेन्स इन ग्रासेस से रिलीज होते हैं, तो हमें एलर्जी होने लगती है। तो उस एलर्जी के अंदर कंडीशन क्या आ जाती है, एलर्जी कंडीशन ये होती है कि हमें अस्थमा फील होने लगता है, अस्थमा फील होने लगता है, हमें ब्रोंकाइटिस हो जाता है, राइट। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बोल दें तो हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, ओके। तो इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से हम इसको बोलते हैं कि हमें पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, तो वी हैविंग पॉलन एलर्जी। काफ़ी सारे लोगों को ऐसे होता है कि जो रोज़ होता है, रोज़ की पॉलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है, उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो हर एक का इम्यून सिस्टम जो होता है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है पॉलन ग्रेन्स के लिए। तो हमने अभी एक टर्मिनोलॉजी सीखी, पॉलन एलर्जी। अब हम देखते हैं पॉलन बैंक क्या चीज़ होती है, पॉलन बैंक। तो बैंक के अंदर क्या करते हैं, हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, राइट। तो पॉलन बैंक क्या होता है कि यहाँ पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में पोलन ग्रेन को स्टोर कर लिया जाता है। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे होना चाहिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन, जो कि काफ़ी चिल्ड होती है, जिसकी वजह से काफ़ी डाउन टेम्परेचर रहेगा, ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और हम किसी भी पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं। वी कैन स्टोर पॉलन ग्रेन, ठीक है, फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। क्योंकि पोलन ग्रेन में क्या हो जाएगा कि वो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़
जो होती है वो स्लो हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, जब आप काफ़ी लो टेम्परेचर पे उसको रखोगे। तो ये क्यों किया जाता है, पोलन ग्रेन क्यों बनाए जाते हैं? तो पोलन ग्रेन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इन फ्यूचर आपने कौन से पोलन ग्रेन को सबसे पहले प्रिजर्व किया? बात ये हो रही है कि हमने वो पोलन ग्रेन प्रिजर्व किया है जो हमारे लिए जो एक बहुत ही गुड वैरायटी का जो प्लांट था, उसका हमें जेनेटिक था उसको हमें स्टोर करना था, राइट। बेस्ट वैरायटी ऑफ प्लांट के आपको जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके जेनेटिक्स को आप होल्ड करने के लिए उसके पोलन ग्रेन को आप होल्ड कर लेते हो, उसको प्रिजर्व कर लेते हो, ठीक है, और पोलन बैंक के अंदर डाल देते हो, स्टोर कर लेते हो। तो जब भी आपको कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, आपको हाई यील्डिंग या सुपर वैरायटी के प्लांट बनाने की ज़रूरत होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस सुपीरियर पोलन ग्रेन्स को जब यूज़ कर सकते हो। आप पोलन ग्रेन कौन से चूज़ करते हो स्टोरेज के लिए? जो जिसमें आपके डिज़ायरेबल कैरेक्टर हों, या फिर आप कह सकते हो कि सुपर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, सुपर या सुपीरियर कैरेक्टर वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, आप उनको क्या कर लेते हो? स्टोर कर लेते हो। अब हम एक और टर्मिनोलॉजी देखते हैं जिसका कि नाम है पोलन टैबलेट्स या फिर सिरप्स। बहुत फॉरेन कंट्री में तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो फॉरेन के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, पोलन टैबलेट और पोलन सिरप, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन स्टोर रहता है, और वो जो न्यूट्रिशन होता है वो एज अ सप्लीमेंट जो होते हैं, वो एज अ सप्लीमेंट की फॉर्म में काफ़ी सारे एथलीट यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि स्पोर्ट्स पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही रेसिंग हॉर्स जो होते हैं, तो हॉर्स दोज आर यूज्ड इन द रेसिंग, उनको भी ये जो है टैबलेट्स सप्लीमेंट के फॉर्म में दे दी जाती है। क्यों? इससे एनर्जाइज हो जाते हैं वो, इससे एनर्जी मिलती है, टू मेक देम एनर्जाइज, ठीक है। तो एनर्जाइज करने के लिए इन पोलन ग्रेन को एज ए सप्लीमेंट काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ये टैबलेट के फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है, और स्पोर्ट्स पर्सन को, एथलीट्स को और हॉर्सेस को दी जाती है, राइट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, पोलन ग्रेन से रिलेटेड है। आई होप यू आर गेटिंग वेल अबाउट दैट।